दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो कि लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दी गई थी। चलिए समझते हैं इस थियरी को डिटेल में कि ये थियरी क्या है और इस थियरी के माध्यम से कोलबर्ग क्या बताना चाहते हैं। इस थियरी को समझे इसके पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा कि आखिर नैतिकता होती क्या है। व्हाट इज़ मोरालिटी। तो दोस्तों, नैतिकता एक क्वालिटी है, एक गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। जैसे कि जब एक बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है। वह अच्छा या बुरा जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ समाज से ही सीखता है। इस थियरी को समझें उसके पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसको भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पहला एक टर्म है मोरल रियलिज्म, यानी कि नैतिक यथार्थवाद, जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो मोरल रियलिज्म यह मानता है कि जो रूल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, स्थिर होते हैं और कठोर होते हैं और हम नियमों को तोड़ नहीं सकते। अगर हम नियम तोड़ेंगे तो हमें सज़ा मिल जाएगी। तो यह है एक मोरल रियलिज्म का कॉन्सेप्ट। दूसरा टर्म है एक मोरल कोऑपरेशन। जैसे कि इफ़ योर इंटेंशन इज़ राइट यू कैन ब्रेक द रूल्स। अगर आपका इरादा सही है तो आप रूल्स को तोड़िए। इफ़ यू ब्रेक द, जैसे कि एग्जांपल, इफ़ यू ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल्स रूल्स बाय अलाउइंग द एम्बुलेंस टू पास थ्रू, है ना। एम्बुलेंस वाला यदि है वो ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ सकता है, हालांकि सभी लोगों के लिए यह नहीं एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट एक टर्म है मोरल डायलेमा। मोरल डायलेमा का मतलब होता है, डायलेमा इटसेल्फ मीन्स की कन्फ्यूज़न बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। सही या गलत के बीच में हम कैसे चीज़ों को चुने, कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर एक ही डेट में आपका सीटेट और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे हमें कौन सा देना चाहिए, है ना। अगर आप मास्टर्स क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप सोचेंगे कि चलो सीटेट तो ग्रेजुएट लेवल का है ना, और मैं मास्टर्स हूँ तो मुझे नेट को प्रेफरेबली देना चाहिए। तो सेम डेट में यदि एग्जाम्स हो तो यू विल बी इन द सिचुएशन ऑफ मोरल डायलेमा कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। और लास्ट एक टर्म है वो है मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग का मतलब होता है इट इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द जजमेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जैसे कि सही इंसान को वोट देना, ये एक मोरल रीजनिंग के अंदर में आती है चीज़ें। अब है कोलबर्ग की थियरी में स्टेजेस एंड लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट, है ना, अवस्था और सोपान के बारे में। तो ये मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस जो है वो कोलबर्ग ने कैसे डेवलप किया था, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो है वो पियाजे ने भी जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो उससे सहमत थे, लेकिन वो अपने विचारों को और भी ज़्यादा डेवलप कर लेना चाहते थे। तो उन्होंने पियाजे की जो एक टेक्निक थी, कहानी कहने की टेक्निक, उसका इस्तेमाल नैतिक दुविधाओं यानी कि मोरल डायलेमा से जुड़ी कहानी को सुनाने के लिए किया। उन्होंने कुछ सिचुएशंस दिए और उन्होंने 10 to 16 ईयर्स के बॉयज़ को अपने सैंपल में लिया और उसके बाद उन्होंने कुछ कंक्लूज़न को डिराइव किया। प्रत्येक सिचुएशन उन्होंने कुछ सिचुएशंस दिया और हर एक सिचुएशन में उन्होंने विचार करने के लिए एक विकल्प दिया कि इसके इसमें आप किस चीज़ को चुनिएगा। तो कोलबर्ग की जो सबसे फेमस कहानी है उसमें से एक हिंज नाम के व्यक्ति की कहानी है, जो कि यूरोप में रहता था और उसकी वाइफ एक खास तरह के कैंसर से पीड़ित थी, मर रही थी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि भाई एक नई दवा है जो उसे बचा सकती है। एक स्थानीय केमिस्ट है, वो उसने उस दवा को खोजा है और हिंज ने क्या किया कि कुछ खरीदने की कोशिश की, लेकिन केमिस्ट दवा बनाने के लिए खर्च जितने पैसे हुए थे उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा चार्ज कर दिया और हिंज के लिए यह तो बहुत ज़्यादा था। फिर भी उसने परिवार और दोस्तों की मदद से कुछ पैसा जुटाया, लेकिन वो बिल्कुल आधा ही पैसा जुटा सका। उसने केमिस्ट को बहुत समझाया कि उसकी पत्नी मर रही है और वह पूछा कि क्या वह दवा सस्ती कर सकता है या फिर बाकी पैसे बाद में दे सकता है। तो केमिस्ट ने कहा कि नहीं नहीं, उसने दवा की खोज कर ली है और वह इससे बहुत पैसे कमाने जा रहा है। तो पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेताब था, इसीलिए उसने क्या किया कि रात में जब केमिस्ट की दुकान में वो घुस गया और उसने दवा को चुरा ली। तो अब कोलबर्ग ने ये एक सिचुएशन सामने रखा उन बच्चों के और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि क्या हाइंज को दवा चोरी करनी चाहिए थी। दूसरा प्रश्न, अगर हाइंज अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता तो क्या यह कुछ बदलेगा। तीसरा, क्या होगा यदि मरने वाला व्यक्ति एक अजनबी था, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता।
और चौथा कि महिला की मौत होने पर क्या पुलिस को केमिस्ट को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो अलग अलग उम्र के बच्चों के इन सवालों के जवाबों को स्टडी करके कोलबर्ग ने यह पता लगाने की कोशिश की कि जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं कैसे उनकी मोरल रीजनिंग चेंज होती चली जाती है, नैतिक तर्क कैसे बदलते चले जाते हैं। सैंपल में मैंने जैसा कि आपको बताया कि 10 से 16 वर्ष की आयु के उन्होंने 72 शिकागो के लड़के थे उसको शामिल किया, और जिसमें से 58 का 20 वर्षों के लिए 3 वार्षिक अंतराल पर पालन किया गया। प्रत्येक लड़के को 10 दुविधाओं के आधार पर 2-2 घंटे का एक इंटरव्यू लिया गया, और कोलबर्ग की मुख्य रूप से दिलचस्पी इस बात में नहीं थी कि लड़कों ने कार्रवाई को सही बताया या गलत बताया, बल्कि निर्णय के कारण दिए। उन्होंने पाया कि भाई जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे उनके कारण बदलते चले जाते हैं। इसी चीज़ को उन्होंने ध्यान में रख करके स्टेजेस और लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट की बात की है। तो चलिए देखते हैं उनकी स्टेजेस और जो लेवल्स हैं मोरल डेवलपमेंट के क्या क्या है। मैंने यहाँ कुछ लिस्ट कर रखे हैं, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको सपोज कि एक क्वेश्चन उठा लिया जाएगा, अहंकार की अवस्था ये किस स्टेज का लेवल है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत या उत्तर परंपरागत, निम्न में से कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से याद करना और इसे बहुत अच्छे से समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोलबर्ग की थियोरी से एक आध क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्ज़ाम्स में निश्चित रूप से रहते हैं, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद करिएगा। ये देखिए मैंने इसको एक पिरामिड के फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। रिवार्ड, पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, प्लीजिंग अदर्स, लॉ एंड ऑर्डर, ये की वर्ड्स हैं जिसको कि आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। जैसा कि कोलबर्ग ने बताया है कि स्टेज बाय स्टेज मोरल रीजनिंग डेवलप होती है, तो प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर पे जो बच्चा होता है वो अपनी आवश्यकता के बारे में सोचता है। तो जो नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डायलेमा से जो सिचुएशन जो क्वेश्चंस रहते हैं उस पर उनके जो आंसर्स होते हैं प्रायः वो ये देखते हैं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे मुझे क्या नुकसान होने वाला है। सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत इत्यादि की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार, नियम इत्यादि का समर्थन करने वाले इन चीज़ों को वो ध्यान में नहीं देते हैं। इसके अंदर जो एक उनका जो सोपान है वो है एक ईगोसेंट्रिक जजमेंट यानी कि आत्म केंद्रित निर्णय। मतलब जिस चीज़ से उनको फ़ायदा होगा, जिस चीज़ को वो पाना चाहते हैं या जिस व्यक्ति को वो अच्छा समझते हैं, ये बस उन्हीं की सहायता करते हैं इस उम्र में बच्चे। नेक्स्ट है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो बच्चों को लगता है कि जिस चीज़ के लिए मुझे दंड मिलेगा, सपोज़ कि उदाहरण के तौर पे यदि मैं इस कांच के ग्लास को नीचे गिरा दूंगा तो मम्मा मुझे दंडित करेगी, है ना, मुझे पनिशमेंट मिलेगा, तो वो उस चीज़ को नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो जो स्थूल परिणाम कह सकते हैं, स्थूल परिणाम को इससे होने वाले दुष्परिणाम है वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, उसके आधार पे वो अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता यानी कि इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। दोस्तों ये खास तौर पे दो ही स्टेज जो है वो दो ही लेवल कई जगह पे रिपीट होते हैं। तीसरा है जो अब काफ़ी बुक्स में इंक्लूड किया गया है, इसलिए मैंने भी इसको अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है। आप बस इसको एक समझें और इसको याद रखें। कई बार एग्जाम्स में ये अपीयर हुआ है 1-2 बार, इसलिए मैंने इसको आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो इस सोपान में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तभी करना चाहते हैं जब वो उसको कर सकते हैं, है ना। वो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को देखना होता है तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तित्वों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेंशनल लेवल यानी कि परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर में कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर जो नैतिक मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित रहते हैं। तो जो बालक है वो बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में रुचि लेते हैं। बाह्य सामाजिक अपेक्षा यानी कि सोसाइटी किसे गुड कहती है, किसे बैड कहती है। जिसे गुड कहेगी वो उस चीज़ को अप्रूव करेंगे, जिसे सोसाइटी बैड कहती है उस चीज़ को वो डिमोटिवेट करेंगे। उसके बाद उसका जो पहला लेवल है वो है इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डियंस ओरिएंटेशन यानी कि परस्पर एक रूप अभिमुखता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अच्छे बालक अथवा अच्छी बालिका जैसा व्यवहार करने में ये रुचि लेंगे और जो कुछ अन्यों को अच्छा लगे या किसी और की हेल्प
करे या अन्यों के द्वारा अप्रूव्ड हो, उसे ही वो अच्छा मानते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, यानी कि ऑथोरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तो इस सोपान में बालक सामाजिक दृष्टि से जो स्वीकृत नियम है या जो दायित्व हैं उसके अनुरूप कार्य करने की भावना से प्रोत्साहित रहते हैं। जो सोसाइटी को लगता है अच्छा है वो वही करेंगे, चोरी करना गलत है वो नहीं करेंगे, झूठ बोलना गलत है वो नहीं करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा है एक है वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर। उसके अंदर 2 लेवल हैं फिर फर्दर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन, यानी कि सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। दोस्तों इस सोपान के अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख के, है ना, समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में उसको परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। उन्हें लगने लगता है कि नहीं, जो रूल्स है उसमें ये चीज़ गलत है, क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को वो, कि इसे ऐसा भी तो किया जा सकता है। जैसे कि किसी की यदि जान जा रही है तो उसे बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। इस तरह की उनमें रीजनिंग की एबिलिटी आ जाती है। और दूसरा स्टेज है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो इस सोपान में व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय ऐसे खुद से निर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करने लगता है जो कि लॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिवनेस होता है, उसमें तार्किक व्यापकता होती है, यूनिवर्सलिटी होता है यानी कि सार्वभौमिकता होती है, एक रूपता होता है यानी कि कंसिस्टेंसी होती है, और ये सिद्धांत एब्स्ट्रैक्ट तथा नैतिक बोध से युक्त होते हैं। वो न्याय के सामान्य सर्वमान्य प्राकृतिक सिद्धांत के साथ साथ वो बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो ये सारी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता कहलाती है। जो नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, ये 3 हमारी मेन स्टेजेस थी और उसके 6 लेवल्स थे जिसको हमने अभी समझा। क्रिटिसिज्म ऑफ द थियरी की बात करें तो मोरल रीजनिंग जो है वो डज नॉट इक्वल मोरल बिहेवियर, व्हाट शुड बी एंड मोरल एक्शंस। जैसे कि मोरल रीजनिंग जो है ना वो मोरल बिहेवियर नहीं होता है। हमें पता है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग सिचुएशनली झूठ बोलते हैं, है ना। तो जो हमें पता तो है वो चीज़ कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वी डू दैट, हम लोग करते हैं। देन ओवर एम्फेसाइजेज जस्टिस व्हाइल मेकिंग मोरल चॉइसेस। हम लोग देखते हैं कि समाज किस चीज़ को ज़्यादा सही मानता है, किस चीज़ को अच्छा माना जाता है, उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं, उस चीज़ को जानते हैं, उस चीज़ को फिर हम लोग आगे बढ़ के करने की कोशिश करते हैं। देन इंडिविजुअलिस्ट कल्चर एम्फेसिस पर्सनल राइट्स, मतलब कि कल्चरल बायास होता है। जैसे कि जो कल्चर इंडिविजुअलिस्ट कल्चर होता है यानी कि एकाकीपन वाला, एक चीज़ों का सही, वो क्या करेंगे कि वो कल्चरल वैल्यूज़ को उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, वो पर्सनल राइट्स को, पर्सनल चॉइस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। देन कलेक्टिविस्ट कल्चर स्ट्रेस ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, ये बात मैंने अभी भी डिस्कस करी। फिर इनकी जो थियोरी है उसमें एक एज बायास है। एज बायास कहने का मतलब है कि इन्होंने जो अपना सैंपल लिया है उसमें 10 to 16 ईयर्स के बच्चों को ही उन्होंने इंक्लूड किया है। और एक जेंडर बायास भी है, जो भी सैंपल इन्होंने लिया उसमें से सारे मेल लिया, इन्होंने फीमेल के साथ में ये स्टडी नहीं करी है। कई सारे क्रिटिक्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो फीमेल होती हैं वो जरा मोरल रीजनिंग उनकी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस चीज़ का कोई ऐसा हार्ड फैक्ट अभी तक नहीं है, परंतु क्रिटिक्स में इनको ऐसा क्रिटिक के साथ में रखा गया है। तो दोस्तों इस थियरी में हमने डिस्कस करी है कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि सिर्फ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे रखा है। यदि देखा जाए तो हम लोग सिर्फ एक थियरी यानी कि एक स्टेजेस यानी कि कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल पे पूरी की पूरी हम लोग 1 घंटे का लेक्चर कर सकते हैं, परंतु जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये काफ़ी हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अगली थियरी के साथ में आएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।